अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। अपने इंतखाबी निशान बल्ले को बचाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा दिए हैं, जिसमें नामजद उम्मीदवार बैरिस्टर गौहर अली खान बिला मुकाबला पार्टी चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। आज पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए मुकर्रर चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी ने मीडिया से गुफ्तगू में तस्दीक की कि बैरिस्टर गौहर अली खान समेत उनका पूरा पैनल बिला मुकाबला मुंतखब हो गया है, जिसमें बैरिस्टर गौहर अली खान के अलावा उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए हैं। इन मरकजी ओहदेदारों के अलावा चारों सूबों के सदर भी बिला मुकाबला मुंतखब हुए, जिसमें यास्मीन राशिद पंजाब, अली अमीन गंडापुर KP के, हलीम आदिल शेख सिंध और मुनीर बलोच बलूचिस्तान से बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुए हैं। इस इलेक्शन के बाद नौ मुंतखब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैनशिप के ओहदे को अमानत करार दिया और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतालबा किया कि वो गाड़ियां वापस ना करें बल्कि हमारे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ वापस करें। मैं जब तक हूँ खान साहब के नुमाइंदे के तौर पे करूँगा। ये मनसब उस वक्त तक मेरे पास एक अमानत की तरक पे होगा जब तक खान साहब वापस नहीं आते। खान साहब, इमरान अहमद खान नियाजी साहब चेयरमैन थे, आज भी चेयरमैन है और इंशाल्लाह चेयरमैन ता हयात रहेगा। आज भी हमारे आधे से ज़्यादा लीडरशिप अंडरग्राउंड है। मेरी सबसे पहले चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त है कि बराह करम अपने गाड़ियां वापस न करे, हमारे हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमें वापस दिला दें। बैरिस्टर गौहर अली खान ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को पार्टी आइन और इलेक्शन कवायद के मुताबिक करार दिया और कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी इदारे से कोई लड़ाई नहीं है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन को शफाफ करार दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस इलेक्शन के इनेकाद पर होने वाले एतराज़ात की वजह से ये सवाल अहमियत इख्तियार कर गया है कि क्या इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबात को दुरुस्त तस्लीम करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान अलॉट करेगा या नहीं, क्योंकि पार्टी के बानी रुकन अकबर एस बाबर इंट्रा पार्टी इलेक्शन को गैर शफाफ और कानून के खिलाफ करार देकर उसे इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करने का ऐलान कर चुके हैं। अकबर एस बाबर के दावे पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी ने अकबर एस बाबर के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो मेरे पास आते तो मैं उनका फैसला करता। अकबर एस बाबर ने मुझसे या मेरी टीम से राब्ता नहीं किया। दिलचस्प बात यह भी है कि अकबर एस बाबर के अलावा मुखालिफ सियासी जमातें भी एक हरीफ जमात के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर गैर मामूली रद्द अमल का इजहार कर रही है। इन जमातों ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन को फ्रॉड और सिलेक्शन करार दिया है। नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिस लेने का मुतालबा किया है। अहम बात यह कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को सिलेक्शन और जाली इलेक्शन करार दे रहे हैं, लेकिन अहम बात यह है कि खुद दोनों जमातों में इलेक्शन में ओहदेदार बिला मुकाबला मुंतखब हुए थे। मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुसलसल ताखीर और इलेक्शन कमीशन की मुतअद्दिद वार्निंग के बाद इसी साल जून में हुए, जिसमें मरकजी ओहदेदार जिनमें शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और इसाक डार शामिल हैं, वो बिला मुकाबला ही मुंतखब हुए थे। इस इलेक्शन की खास बात यह थी कि इलेक्शन से एक दिन पहले भी ये यकीनी नहीं था कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि इसके लिए कोई बाकायदा इलेक्शन शेड्यूल नहीं अनाउंस किया गया था। इस कंफ्यूजन की वजह से डॉन ने इस इलेक्शन के लिए हेडलाइन लिखी थी कि PMLN इंट्रा पार्टी इलेक्शंस लाइकली टुमारो। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जनवरी 2021 में हुए थे, जिसमें बिलाल भुट्टो जरदारी बिला मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मुंतखब हुए। बाकी ओहदेदार भी बिला मुकाबला मुंतखब हुए थे और इन इंतखाबात के लिए भी कोई इंतखाबी शेड्यूल सामने नहीं आया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इलेक्शंस आज हुए हैं उस पर हम मजीद बात भी करेंगे। एक ब्रेक के बाद PTI के चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी हमारे साथ मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा दिए, क्या उसके बाद उनको बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, इस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी ने। नियाजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जो पिछले इंट्रा पार्टी इलेक्शंस थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें कलअदम करार दे दिया और आपको 20 दिन की मोहलत दी गई थी कि अगर आपको इलेक्शन सिंबल चाहिए तो 20 दिन के अंदर दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं। आज आप लोगों ने इलेक्शन करवा दिए हैं और चेयरमैन समेत जो दीगर प्रोविंसेस के सदर हैं वो बिला मुकाबला इलेक्ट हुए हैं। जरा बताइएगा, आपको लगता है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुतमईन कर सकेगा और आपको उम्मीद है कि इस बुनियाद पे बल्ले का निशान अब तहरीक इंसाफ को मिल जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद साहब, सबसे पहले आपने ये तो बता दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो हमारा पहला इलेक्शन था इंटर पार्टी इलेक्शन, वो 8 जून 2022 को हुआ और जो 23 नवंबर 2023 को उसको सेट असाइड किया इलेक्शन कमीशन ने कोई माइनर इरेगुलरिटी की बेस पे।
और उस आर्डर के अंदर 20 डेज़ दिए गए कि आप इंटर पार्टी इलेक्शन करवाएं। और ये मेरा ख्याल है वाहिद पार्टी है जो हमेशा से इंटर पार्टी इलेक्शन करवाती आ रही है, क्योंकि मैंने बतौर रीजनल हेड इस्लामाबाद 2009 और 2012 में इंटर पार्टी इलेक्शन पीटीआई के होल्ड करवाए, और आइन के मुताबिक और रूल्स के मुताबिक अब हमें इलेक्शन कमीशन की ये देखें कि इलेक्शन कमीशन ने जो 20 डेज़ टाइम दिया, नेक्स्ट वीक आपके जो इलेक्शन जनरल इलेक्शन 8 फरवरी को अनाउंस हैं, उसके लिए उन्होंने स्केड्यूल शेड्यूल मांगना है और उसमें भी लोगों ने जाना है। और इसके लिए हमें बजाय को टाइम देने के 20 दिन टाइम दे के हमें मजबूर किया गया कि हम इसमें इलेक्शन करवा के उनको दें। हमने जब इलेक्शन करवाया, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 2019 का है और अमेंडेड 2022 का है। उस कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनज़र रखते हुए जो रूल्स हमने फ्रेम किए 2020, उसकी तमाम प्रोविजंस के मुताबिक मैंने उनको फॉलो करते हुए इलेक्शन करवाया एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई। 2019 या 2022? 22 क्योंकि अमेंडेड 22 को आ गया है, और जो हमारे रूल्स हैं वो हैं पीटीआई की, इसी के अंडर रूल्स बने हुए हैं, क्योंकि रूल में सारा प्रोसीजर दिया है कि हाउ टू कंडक्ट द इलेक्शन। तो उसमें मैंने सबसे पहले रिटर्निंग ऑफिसर नॉमिनेट किए चारों सूबे के और सेंटर के लिए। वो बाकायदा मैंने आज मीडिया पे नाम भी शेयर कर दिए थे रिटर्निंग ऑफिसर के। 29 तारीख जो थी वो हमने दी थी नॉमिनेशन पेपर मांगने के लिए, और फर्स्ट थी यकम दिसंबर वो नॉमिनेशन पेपर, उसके साथ प्रपोजल सिकेंडर और उसके साथ तमाम वेरिफिकेशंस, और उसके ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्शंस आता है वो सारी चीज़ें डिसाइड होती। इवन देन अगर कोई रिटर्निंग ऑफिसर किसी ऑब्जेक्शन को सेटिसाइड करता है या उसके ऊपर डिसाइड करता है तो उसकी अपील मेरे पास आनी थी। वो यकम दिसंबर 2023 थी। उसके मुताबिक जितने नॉमिनेशन पेपर्स आए रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास, उन्होंने तमाम नॉमिनेशन पेपर्स को, क्योंकि इलेक्शन हमारा है पैनल सिस्टम पे, तो चारों प्रोविंसेस के और सेंटर के नॉमिनेशन पेपर्स आए, और उन नॉमिनेशन पेपर्स के साथ पूरा एक एक पैनल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सीट्स दी हुई हैं, उसमें प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, डिप्टी सेक्रेटरी है, जितने भी पोजीशंस हैं उसके लिए तमाम पेपर्स जमा हो गए। एक पैनल के हमारे पास रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास नॉमिनेशन फार्म आए, और उन्होंने वो नॉमिनेशन फार्म जो हैं वो देखकर उसको डिक्लेयर किया और फॉरवर्ड कर दिया मुझे इलेक्शन कमिश्नर को अकॉर्डिंग टू द रूल्स। तो उसके ऊपर आज जो था, क्योंकि एक पैनल का पेपर आए थे, उस पे हमने इसी रूल्स में 15 के मुताबिक रेजोल्यूशन पास करानी थी कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। सही, तो सब लोगों ने उसको आपको लगता है कि ये पीटीआई का जो आइन और रूल्स है उसके मुताबिक हुए हैं और इलेक्शन सिंबल आपको मिल जाएगा बासानी? जी बिल्कुल, हमारा यही है कि हमने तो देखे, हमने तो रूल के मुताबिक इलेक्शन करा दिए। और सिंबल मिलना वो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पार्टी के साथ जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं वो आपको ही पता है, और मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान को पता है कि एक पार्टी को इलेक्शन से माइनस करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की जो चीज़ें हो रही हैं। लेकिन नियाज़ी साहब, पहले ही आपको बता दिया कि आगे जनरल इलेक्शन है। जी, आपने खुद भी आज ये कहा तहरीक इंसाफ को किसी ना किसी तरीके से इन मराइल से आउट रखने की, यानी कि इलेक्शन से आउट रखने की कोशिश की जा रही है। जब ये इस तरह के मामलात हैं तो आपको नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ को ज़्यादा एहतियात बरतनी चाहिए थी, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन होगा नहीं, तमाम टेक्निकल और लीगल एस्पेक्ट्स को आपने मद्देनजर रखना था? क्योंकि सवाल अपोजिशन पार्टी से उठा रही है जो आपके मुखालिफ हैं, लेकिन आपके जो बानी रुकन है अकबर एस बाबर साहब, वो भी एतराज़ उठा रहे हैं कि मैं तो चाहता था कागजात नामजदगी में हासिल करूं, इलेक्शन लड़ूं, लेकिन मुझे इसका मौका नहीं दिया गया। वो ये भी कह रहे हैं कि जो इलेक्शन वोटर लिस्ट है वो भी मुझे नहीं प्रोवाइड की गई। शहजाद साहब, पहली बात तो यह है कि आपने शायद देखा है, आप मेरा ख्याल है कि दूसरी पार्टीज़ के लोगों को बुलाएं कि क्या वो इस तरीके से जिस तरह पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन कराती है, और आपकी हमेशा कवरेज है, क्या पाकिस्तान पीपल पार्टी, नून लीग इस तरह के इलेक्शन कराती है? वो हमेशा नॉमिनेट करके पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को देते हैं, उन पे कोई इतराज़ नहीं है। इस आर्डर को जो आपने कहा कि हमने कोई वो सुन लीजिएगा, ये बात दुरुस्त है कि दूसरी पार्टीज में भी इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन ज्यादा नजर आता है, लेकिन आप बार बार जो बात करें कि पीटीआई हमेशा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराती है, माजरत के साथ पीटीआई के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है कभी भी मुकाबले फखर नहीं रहे। आपकी अपनी पार्टी में से अंदर से आवाज आती रही है, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, जस्टिस वजीउद्दीन साहब हो, और पार्टी के अंदर
पैसे चलने की बात आती रही, रिश्वत देने के इल्जाम लगते हैं, ये कोई काबिल फख्र इंतखाबात नहीं हुए पीटीआई के भी माजी में भी? देखिए, अपनी कोई किसी पोजीशन के बारे में कोई आदमी कुछ कह सकता है, लेकिन जो जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक है, इलेक्शन के ऊपर जब भी इलेक्शन हुआ वो ट्रांसपेरेंट मैनर्स में हुआ, और जो आपने कहा कि आपका जो पहला जो पेपर गया, हमने उस ऑर्डर को इम्प्यूम कर दिया हाई कोर्ट में। उसमें भी हमें ये है कि उसमें हमारे इलेक्शन में अगर कोई इलेक्शन कमीशन ने माइनर सी इरेगुलरिटीज़ पे हमें इलेक्शन में नॉकआउट किया है कि जी आपके जो पेपर्स जो हैं वो दोबारा आप इंटर पार्टी इलेक्शन में जाएं, उस प्रोसीजर को हमने ट्रांसपेरेंट तरीके से अडॉप्ट कर लिया। तो अगला क्वेश्चन था आपका बाबर एस अकबर का। बाबर एस अकबर, मैं जहां मौजूद हूं इसी ऑफिस में मौजूद था, बीइंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मेरे साथ रिटर्निंग ऑफिसर से सारे मौजूद थे, और टाइमिंग था हमारा 9 से 3 बजे तक, फ्राइडे था कल। वो बाबर एस अकबर 4:30-5 बजे, खुद मैंने मीडिया में सुना है, वो आते हैं, वो कहते हैं कि मैं बानी मेंबर हूँ। वो जो हमारे पास किसी को अप्रोच नहीं करते, मुझे फ़ोन तक नहीं करते, मुझे कोई देखे, मुझे वो प्रेजेंटेशन देते ना तो मैं ऑब्जेक्शन को सॉल्व करता। बाहर खड़े होके एक तस्वीर बना के लेके चले जाना और फिर आपके मीडिया पे बैठ के या कहीं बैठ के उस चीज़ को हाईलाइट करना कि देखें जी ये इलेक्शन में जो हो रहा है। भाई आप एप्लीकेशन दे, अगर आप हैं उसको हम देखेंगे। आप तो ऑलरेडी इसी हमारी जो तहरीक पाकिस्तान के उस टाइम आरिफ अलवी साहब जनरल सेक्रेटरी थे, आपको डिस्क्वालीफाई किया है। दूसरी बात है कि वोटर मेंबर जो है हमारा, वो वेरीफाइड वोटर मेंबर होता है। आप क्योंकि आप तो तस्लीम कर रहे हैं कि उनका नाम लिस्ट में था, क्योंकि अकबर बाबा साहब भी कह रहे हैं कि ईसीपी ने मुझे। जी फरमाइए। मैं बताता हूँ शहजाद साहब कि हमारे पास जो मेरे रिटर्निंग अफसर के पास थी वो वेरीफाइड लिस्टें हैं। आप ये बता दें कि उसका किसी वेरीफाइड लिस्ट में नाम ही नहीं है, और वो आदमी कैसे कह सकता है बैठ के कि जी मैं, और मीडिया में उसने कहा कि जी नीचे मुझे बलूचिस्तान KPK के लोग भी मिले हैं। इट मीन्स कि एक्टिविटीज़ जारी थी, हमारे पास नॉमिनेशन पेपर्स आए, प्रपोजल और सेकेंडर्स भी आए। तो ये जाके सिर्फ और सिर्फ इसने ये करना था कि एक प्लानिंग थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इलेक्शन हुए हैं उसको सबोटाज करना है। तो मेरा ख्याल है कि एक पर्पसली सारा कुछ किया गया है। बाबर साहब की जो मेंबरशिप है उसके हवाले से तो तजाद मौजूद है कि आप कहते हैं डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। वो कह रहे हैं कि पहले इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मैं रुकन हूं, फिर इस्लामाबाद के एक सिंगल बेंच ने, फिर डिविजनल बेंच ने ये फैसला दिया हुआ है कि मैं रुकन हूं, तो उनकी रुकनियत मुअत्तल तो नहीं हुई है, ना डिस्क्वालीफाई किया गया उनको पार्टी से। देखिए मेरे पास 2011 का ऑर्डर पड़ा है। फिर दूसरी बात है कि देखना ये है कि क्या आपका, देखिए मैंने बताओ इलेक्शन कराना है, मेरे रिटर्निंग ऑफिसर ने, आपका कहीं वोट वेरीफाइड वोटर मेंबर है? और फिर शहजाद साहब आप क्यों नहीं आते? 3 दिन आपको पता है, आप आते नहीं हैं इलेक्शन में, आप नाम, ये तो बात की बात है ना। मैं बताता हूँ कि मुझे एप्लीकेशन दें, मैं विदाउट एनी इन्फ्लुएंस, मैं ना किसी की बात सुनूंगा, मुझे एप्लीकेशन देते, मैं उस पर डिसाइड करता कि आया आप इसके मेंबर हैं या आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। प्रेजेंटेशन उनसे पूछें कि आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या जाके पिटीशन दी है कि एक बात बताइएगा, कल आप नहीं मिल रहे, कल आप पीटीआई के पेशावर सेक्रेटरीट में थे, क्योंकि वो तो मरकजी सेक्रेटरीट में गए जो कि गालिबन इस्लामाबाद में ही है, तो वहां पे कोई और अमला मौजूद नहीं था जो कागजात नामजदगी दे सकता है? आप इस्लामाबाद में थे कल? मैं इस्लामाबाद नहीं, पेशावर में तो आज था ना, इलेक्शन डे आज था 2 दिसंबर। कल हम सारा दिन, मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी और मेरे पास चारों प्रोविंसेस के रिटर्निंग ऑफिसर और मेरे पास सेंटर का रिटर्निंग ऑफिसर सरदार मसरूफ, ये तमाम लोग मौजूद थे। इस्लामाबाद ऑफिस में अकबर साहब से पूछें कि हाँ इस्लामाबाद ऑफिस में। और 3 बजे तक आप कह रहे टाइम था, 3 बजे तक आप वहाँ पे थे। अकबर बाबर साहब 3 बजे तक नहीं आए, वो 4:30 बजे आए। नहीं आए, वो आप खुद मीडिया में कह चुका है कि मैं कोई 5 बजे के करीब गया हूँ। तो ये किस तरह के एलिगेशंस हैं? ठीक है, सही। तो उन्होंने और किसी हमले से राब्ता नहीं किया कागजात नामजदगी का जो वो दावा कर रहे हैं? जी कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उसने एक वीडियो बनाई और वो वीडियो क्लिप बना के फिर चला गया, वो मीडिया पे इंटरव्यू दिया, किसी से राब्ता नहीं किया। हमारा तमाम अमला जो स्टाफ इलेक्शन कमीशन का वो मौजूद है। आप किसी को राब्ता कर सकते हैं कि मुझे अप्रोच नहीं दी जा रहा, और खुद कहते हैं कि मैं फाउंडर मेंबर हूं, और मीडिया में कल ये भी कह रहा था कि मेंबर तो है ना, वो आप कह रहे हैं 2011 का ऑर्डर आपके पास मौजूद है, वो तो पार्टी का ऑर्डर होगा ना, लेकिन वो कह रहे हैं मुझे तो कोर्ट से फैसला मेरे हक में आया हुआ है। मैं शहजाद साहब ये कह रहा हूँ, अच्छा आप कहते हैं अगर मेंबर है तो वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में क्यों नहीं है? इलेक्शन कमिश्नर तो मैं हूँ, मेरे साथ रिटर्निंग ऑफिसर हैं।
ये तो महज एक एलिगेशन है ना। फिर हमने देखना था कि ये मेंबर है या नहीं, या इसका वोटर वेरीफाइड वोटर लिस्ट में नाम, क्योंकि हमारे पास वेरीफाइड वोटर लिस्ट हैं। अगर जिसका नाम नहीं है तो वो डिस्क्वालीफाई होगा, हम तो उसके पेपर नहीं ले सकते। जो आप कह रहे हैं वेरीफाइड वोटर लिस्ट है, अगर ये जरा बता दीजिएगा कि जो इसमें वोटर्स थे कितनी तादाद में वोट किया है इलेक्शंस में, और जो आपका इलेक्टोरेट है क्या वो नेशनल काउंसिल है या तमाम मेंबर्स जो है वो आपके वोटर लिस्ट में थे? तमाम मेंबर्स इलेक्टोरल कॉलेज तमाम मेंबर्स वोट डालते हैं, डायरेक्ट सब वोट डालते हैं, और वो वोट जो है वो लिस्टें तमाम मेरे रिटर्निंग ऑफिसर के पास मौजूद थी। और एक प्रोविंस का जो होता है दूसरे में नहीं होता, हर प्रोविंस की और सेंटर की अलग-अलग लिस्ट है। न्याज़ी साहब, इसके अलावा आपके जो मुख्तलिफ सूबों में सदर मुंतखब हुए हैं, आपके सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए हैं, उस हवाले से जरा बताइएगा, क्योंकि उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए हैं लेकिन वो इस वक्त रूपोश हैं, अली अमीन गंडापुर साहब वो भी रूपोश हैं, इसके अलावा यास्मीन राशिद साहब पंजाब से सदर मुंतखब हुई हैं, वो इस वक्त जेल में हैं, हलीम आदिल शेख साहब वो भी जेल में है। तो इनके नॉमिनेशन पेपर्स आपके पास कैसे पहुंचे? क्या जेल से इन्होंने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए? ये प्रोसेस कैसे कंप्लीट किया आप लोगों ने? नॉमिनेशन पेपर तो किसी के भी आ सकते, जेल से भी आ सकते साइन होके, ये नहीं होता कि नॉमिनेशन पेपर नहीं आ सकते। लेकिन नॉमिनेशन पेपर जो लिए गए, ये अगर मैं आपको तमाम जो अब मेरे रिटर्निंग ऑफिसर हैं, क्योंकि मेरा प्रोसेस रिटर्निंग ऑफिसर का नहीं था, मेरा प्रोसेस जो मेरा मैंडेट है वो मेरा है इलेक्शन कमिश्नर का। मेरे पास रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास जो पेपर आते हैं वो उनको डिक्लेयर करके मेरे पास रेफ़र करते हैं। अगर कंटेस्ट होगा तो उस पर मैं इलेक्शन करवाऊंगा, अगर वन पैनल है तो मैं उसको डिक्लेयर। क्योंकि आप कह रहे हैं ना कि अकबर एस बाबर साहब ने ना मुझसे रब्ता किया ना अमले से रब्ता किया, तो आपके पास ये नॉलेज है। यास्मीन राशिद साहबा ने आपसे कैसे रब्ता किया, या उमर अयूब साहब ने भी आपसे रब्ता किया, अली अमीन गंडापुर साहब ने रब्ता किया, अली आदिल शेख साहब ने आपसे जेल में रब्ता किया, उनके नॉमिनेशन पेपर्स तो आरओ तक पहुंच गए, आपके किस तरीके से पहुंचे? मैं ये पूछना चाह रहा हूं सिर्फ। शहजाद साहब मेरी बात सुने कि अगर एक पार्टी को आप कहीं इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ना दें, और वो अगर कहीं सामने आते हैं उनको अपने ख़तरात हों, जो इलेक्शन के पेपर हैं वो रिसीव हो सकते हैं थ्रू एनी पर्सन, वो उन्होंने लिए हैं, बाकायदा सिग्नेचर्स हैं, हम आपको वेरीफाई भी, उन्हीं के सिग्नेचर्स हैं, उन्हीं के प्रपोजर हैं, उन्हीं के सेकेंडर हैं, ठीक है, ये भी हम आपको बता देते हैं। ठीक है, अब ये बात तो आपका दुरुस्त है कि तमाम पार्टीज को एक ही तरीके से देखना चाहिए। स्क्रूटनी जो पीटीआई के इलेक्शंस के हवाले से हुई है तमाम जमातों के हवाले से होनी चाहिए, लेकिन इन मौजूदा हालात में आपको लगता है कि आपको ये इलेक्शन सिंबल मिल जाएगा, या आपको लगता है कि मुश्किल हो जाएगी तहरीक इंसाफ के लिए? देखें, हमें तो पूरा यकीन है कि हमारे ऊपर कोई ऐसी कदगन नहीं है कि हम डिस्क्वालीफाई हों। हम क्वालिफाई करते हैं सिंबल के लिए, और इंशाअल्लाह बल्ले के निशान पे ही तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी। कौन सी रुकावट है? हाँ, अगर कोई उसमें मैला फाइल लिया है तो जो तो आपको अभी सामने नज़र आ गई है कि एक इलेक्शन में हमें 20 दिन देना, और 7 जनरल इलेक्शन के लिए नेक्स्ट वीक में एक शेड्यूल आ रहा है, तो ये चीज़ साथ चल रही है। लेकिन हमें कोई अभाम नहीं है कि कोई लीगल फलाह हो, हमें कोई रुकावट हो कि हमें अपना बल्ले का, क्योंकि पार्टी क्वालिफाई करती है, कोई डिस्क्वालीफाइड पार्टी तो नहीं है, हमें सिंबल बल्ले का निशान ना मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पीएमएलएन के साबिक एमएनए दानियाल अजीज पिछले चंद दिनों से पीडीएम हुकूमत में महंगाई की जिम्मेदारी एहसन इकबाल पर डाल रहे हैं। उनका कहना है कि एहसन इकबाल क्योंकि नेशनल प्राइस कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग कमेटी के सरबराह थे, इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो महंगाई को कंट्रोल करें, लेकिन उसमें वो नाकाम हो गए। लेकिन कल हमारे प्रोग्राम में एहसन इकबाल साहब से जब इस हवाले से हमने बात की तो एहसन इकबाल साहब ने कहा कि दानियाल अजीज का अपना कोई ज़ाती एजेंडा हो सकता है, वो अपना मजाक खुद बना रहे हैं, क्योंकि उनकी वजारत प्राइस कंट्रोल करने की जिम्मेदार नहीं थी। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस बढ़ती है तो महंगाई होती है। उनका कहना था अगर डॉलर अप्रिशिएट होता है तो उसकी वजह से भी महंगाई बढ़ती है। लेकिन इस सारे मामले पर आज नून लीग ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है दानियाल अजीज को, और इस हवाले से कुछ देर पहले राना सनाउल्लाह साहब ने जब गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि 7 दिन के अंदर दानियाल अजीज वजाहत दें, जवाब दें। दानियाल अजीज साहब ने जो बयानात दिए हैं उनका सख्ती से नोटिस लिया गया है, और उन्हें आज शो काज नोटिस जो है वो जारी किया गया है, जिसमें उनसे ये डिमांड की गई है कि वो इस शो काज का जवाब 7 दिन में देने के साथ साथ अपने रवैये को दुरुस्त करें, और उनसे तकाजा किया गया है कि वो इस किस्म की बयानबाजी से जो है वो इज्तनाब करें।
और इस बात की वजाहत करें कि जो उन्होंने बात की है उसके वो क्यों की है और क्यों ना उनके खिलाफ जो है वो पार्टी डिसिप्लिन के मुताबिक जो है वो कार्रवाई की जाए। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि शोकॉज नोटिस हमने जारी कर दिया है, दानियाल अजीज 7 दिन में जवाब दें और अपना रवैया दुरुस्त करें। इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें खुद ज्वाइन किया है PMLN के साबिक MNA दानियाल अजीज ने। दानियाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। दानियाल साहब, सबसे पहले तो शोकॉज के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि हमने डिमांड की है कि आप वजाहत करें, आपने ये बयान क्यों दिया, 7 दिन के अंदर अपना जवाब जमा करवाएं और अपने रवैये को दुरुस्त करें, इज्तनाब करें इस तरह के बयानात से। क्या करेंगे, जवाब देंगे 7 दिन के अंदर? मुझे तो कोई नोटिस नहीं मिला जी, ना ही मुझे पता है उसका मतन क्या है। जब मिलेगा तो उस वक्त देखेंगे। लेकिन जो असल बात है शहजाद साहब, काइंडली उस पर आए जो हवाले से है। मेरी खैर है, मैं तो पहले ही एक एक्सीडेंट में मर के बचा, मुझे दूसरी ज़िंदगी मिली है, तो मेरी इतनी फ़िक्र ना करें। आप इसकी बात करें कि ये महंगाई का हल क्या है पाकिस्तान में। जी, आपने इसकी जिम्मेदारी इकबाल साहब पे डाली है। आपने कहा वो चेयर कर रहे थे तमाम मीटिंग्स नेशनल प्राइस कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग कमेटी की, लेकिन एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि उनकी वजारत से इसका कोई लेना देना नहीं था। ऑयल प्राइसेस का मामला होता है, करेंसी डिवैल्यूएशन का इशू है, उस वजह से महंगाई हुई है। और आज तो उन्होंने ये भी कहा कि महंगाई के असल जिम्मेदार तहरीक इंसाफ है। जी, महंगाई की असल जिम्मेदार तरीके इंसाफ अगर थी तो फिर एहसन इकबाल साहब जब ये मीटिंग्स चेयर कर रहे थे, इन्होंने सबसे पहले इस चीज़ की तहकीकात क्यों नहीं करवाई, उस चीज़ को आवाम के सामने वजाहत क्यों नहीं की। देखें, ये भी एक फेलियर है। मैं ये नहीं कह रहा कि PTI जिम्मेदार नहीं थी, वो तो मैं बताऊंगा, अभी दिन आ रहे हैं, मैं पीपल्स पार्टी के बारे में भी और ये PTI के बारे में भी बताऊंगा। लेकिन कहने का मकसद ये है, तो ये क्या फिर अपना ये जो मीटिंग्स करते रहे हैं जिसमें सारी पाकिस्तान की इंतज़ामिया, आप देखें तो सही, वो प्रेस रिलीजेस इनकी वेबसाइट पे हैं, किस मुंह से ये कहते हैं कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं था इस बात से। उसमें क्या LPG की कीमत नहीं लिखी हुई कि उस पर प्रेजेंटेशन ली है, बिजली की कीमत नहीं लिखी हुई, ये दाल दलिया घी चीनी गंदम सारी चीजें लिखी हुई हैं। आप वो दिखाएं ना अपनी स्क्रीन पे आवाम को, उनको जरा पता चलने दें कि गलत बयानी से काम नहीं चलेगा, ये जवाब देना पड़ना है। और मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की आवाम तलब कर रही है कि उनका 2 वक्त की रोजाना जो है वो मुश्किल हो चुका है। उन्होंने बच्चे स्कूल से वापस ले लिए हैं। और अगर हम समझते हैं कि सिर्फ ये कह के कि हमारा ताल्लुक कोई नहीं, कि हम इस बात से बच जाएंगे, तो आवाम तो पूछेगी ये सवाल। और ये सारा कुछ आपके सामने, मैं तो हैरान हो रहा हूं कि आपने अपनी स्क्रीन पे वो चलाया क्यों नहीं आज। नहीं, वो हमारे पास ये मौजूद है, उनकी जो प्रेस रिलीज थी, ये सारी चीजें। उसमें क्या लिखा हुआ बताए ना जी। लेकिन मेरी उसमें क्या आलू नहीं लिखे हुए, उसमें टमाटर नहीं लिखे हुए, उसमें सब्जियां नहीं लिखी हुई सारी, उसमें क्या केले का लफ्ज है या नहीं है। PBS जो सारा डेटा शाया करता है, चाहे SPI इंडेक्स हो, CPI इंडेक्स हो, उसमें तमाम चीजों की तफसीलात जरूर होती है। लेकिन जरा एक बात बताइएगा कि अगर मुल्क में जिस पे इन्होंने इकदामात किए, उसमें फिर इन्होंने इकदामात भी किए हैं, लेकिन इन तमाम चीजों का ताल्लुक तो डिवैल्यूएशन से भी है, पेट्रोलियम प्राइसेस से भी है। पेट्रोलियम प्राइसेस जो सेट होती थी, उसका फैसला शहबाज शरीफ साहब करते थे जब वो वजीर आजम थे। इसके अलावा जो डिवैल्यूएशन है, फाइनेंस मिनिस्ट्री और स्टेट बैंक का वो डोमेन है, तो इसमें एहसन इकबाल साहब कैसे जिम्मेदार होते हैं? ये जो हर महीने मीटिंग्स करते रहे हैं, नेशनल प्राइस कंट्रोल की एक इतना बड़ा अदारा इन्होंने संभाला हुआ था, उसमें ये बात मुझे बता देना, या इनको पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूं। ये वहां क्या लूडो खेल रहे थे, क्या कर रहे थे वहां पर? ये बात बताते ना, अवाम को आगाह करते कि आपकी जान और माल में क्यों तबाही मची हुई है, उसके बारे में फिर बताते कि इकदामात क्या है। ये सुनमन हुक्मन बुकमन तो नहीं चल सकता ना जी। और ये मैं आपको कह रहा हूं कि पाकिस्तान को मुस्तकबिल में इस चीज का जवाब चाहिए। ये नहीं हो सकता कि ये दोबारा बराजमान हो जाए आके और इसी तरह से अपने महकमे की और पाकिस्तान की महंगाई की तबाही करते चले जाएं और कोई पूछने वाला ना हो, क्योंकि अवाम ये सवाल पूछ रही है। लेकिन दानियाल साहब बराजमान तो होंगे, पार्टी तो एहसन इकबाल साहब के साथ खड़ी हुई है। आज राना सनाउल्लाह साहब जब ये बात कर रहे थे, एहसन साहब उनके साथ थे। आज मरियम औरंगजेब साहबा ने आके दिफा किया एहसन इकबाल साहब का, तो इसका मतलब तो यही है कि अगर आपकी पार्टी दोबारा इक़्तिदार में आती है तो एहसन इकबाल साहब दोबारा वजीर बनेंगे फिर? जी जरूर बने जी, अगर यही करना है, 40% महंगाई चाहिए तो जरूर बनाए। और जहां तक मरियम औरंगजेब साहबा की बात है, जो पार्टी को नुकसान उनकी कारकर्दगी की वजह से पूछा, उस पर तो मैं आऊंगा अगले कुछ दिनों में, ताकि लोगों को पता चले कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सियासी साख है उसकी तबाही हुई कैसे। मरियम औरंगजेब ने कैसे नुकसान पहुंचाया आपकी पार्टी को या मुल्क को? हमारा कोई कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी नहीं थी, हमारी किसी किस्म की इंफॉर्मेशन कैंपेन ही नहीं थी। ये दिन में 40 प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवा देनी जो सारी की सारी खोखली हो, उससे अवाम को क्या फर्क पड़ता है। आप देखें ना, ये PTI ने इतनी तबाही उतारी है इस मुल्क की, शिकस्त तो रेख कर दिया इस मुल्क को, लेकिन वो बयानियां हम बता ही नहीं सके अवाम को। लेकिन क्या है वो कम्युनिकेशन? पार्टी के दिनों के अंदर सारा, एक मिनट ठहरे जी, आपने सवाल पूछा जवाब ले लें। दिनों के अंदर सारे भूल गए थे, एक हफ्ते के अंदर
और रोज पीटीआई एक ऐसा तमाशा खड़ा करती थी, हम ये समझते थे कि ये आखिरी हद है, इसके आगे ये कोई गड़बड़ नहीं कर सकते, ये हद कर दी इन्होंने, और उसके अगले रोज उससे बड़ा तमाशा लगाते थे, उससे भी बड़ा, तो हम हैरान होकर देख रहे थे, लेकिन उसकी कहीं पजीराई नहीं थी अवाम में, कोई कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी नहीं थी, कोई बात ही नहीं हुई उस पर। आप कह रहे हैं कि मरियम साहबा ने नुकसान पहुंचाया। अभी जून में आपकी पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए, उसमें वो बिला मुकाबला जो है आपकी पार्टी की सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन इलेक्ट हुई हैं। मैं देख रहा था अभी छांगा गली में गए हुए थे मियां नवाज शरीफ साहब, उनकी वीडियो बनाने वाली मरियम औरंगजेब, मरियम नवाज के साथ मरियम औरंगजेब होती है, उनको रियलाइजेशन नहीं जो पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है। ये जो बेहतरीन कारकर्दगी वाले हैं ना, ये सारे बिला मुकाबला है। एहसन इकबाल का बेटा भी जिले का चेयरमैन बिला मुकाबला ही बना था। अच्छा, तो ये मसला क्या जिले की पॉलिटिक्स का है आपके और एहसन साहब के दरमियान? नहीं, इन्होंने ये कहा है कि मुझे शायद कोई दिलचस्पी है किसी टिकट में, आप इनसे पूछें, ये फिर से गलत बयानी, मैंने कौन सी टिकट की सिफारिश की है ये बता दें। आपने बताए ना जी, ये बताएं। जी, मैंने उनसे कल पूछा कि क्या आप अपने साहबजादे को टिकट देना चाहते हैं, उसने कहा जो भी नून लीग का वर्कर होगा उसको टिकट मिलेगा, लेकिन जो पार्टी छोड़ के गया है, जो टर्न कोर्ट से, उनको टिकट नहीं देंगे। और वो कह रहे हैं शायद आपका ये कोई जाती एजेंडा है इस मामले में। नहीं, मेरे साथ ये कैसे तस्बीह करते हैं? मैंने कब इनको सिफारिश की है कि एक्स या वाई को टिकट दे? मैंने तो नहीं ये बात की किसी के साथ। आपको अपना पार्टी टिकट मिल जाएगा, इस पर आप कॉन्फिडेंट हैं, जिससे लास्ट टाइम आपकी वाइफ ने कॉन्टेस्ट किया था इलेक्शन? वो बाद में बात कर लेंगे। आप महंगाई के ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे हैं जी? ये तो स्मॉल इशू है। देखें, अभी 13 तारीख को ये फैसले हो जाने हैं, तो उसमें क्या ख्याल है? महंगाई खत्म हो जानी है, सस्ती हो जाना है, जमाना आ जाना है, अच्छा, या कोई प्लान सामने आ जाना है मरबूत? मैं महंगाई पे बिल्कुल आता हूं, लेकिन क्योंकि एहसन साहब ने कल ये कहा कि ये मामला है, तो हमने भी जो अपने जराये से पता किया, क्या अवैस कासिम साहब है जो पहले नून लीग में थे, फिर पीटीआई में चले गए, उनको आप एमपीए का टिकट दिलवाना चाहते हैं? क्या ये इशू है? मैंने तो किसी की सिफारिश नहीं की, लेकिन मुझे ये मालूम है कि जब इनके अपने बेटे बिला मुकाबला टेक्नोक्रेट सीट पे जिले के चेयरमैन बने थे, उस वक्त ये अवैस कासिम के वोटों से बने थे, और उस वक्त तो ये बड़े पाक और अमीन थे उनको। आज वो लोटे बन गए, और जो ये लेके फिर रहे हैं वजिया अकरम को वहां पर, अभी परसों इन्होंने ज्वाइन करवाया, वो कौन सी जमात से है और वो क्या चीज़ है? तो मामला फिर यही है कि आप अवैस कासिम साहब को शायद टिकट दिलाना चाहते हैं, लेकिन एहसन इकबाल साहब अपने बेटे और कुछ और लोगों को टिकट दिलाना चाहते हैं। नहीं, ये फिर आप वही बात कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं, मैं चैलेंज करता हूं एहसन इकबाल साहब को, आपके शो पे आके बता दें कि मैंने किस दिन इनको कहा है कि मैंने किसी टिकट की सिफारिश की है, या मैं ख्वाहिशमंद भी हूं, बता दें। तो दानियल साहब, आप ये महंगाई को इस बुनियाद बना रहे हैं इस सारी बहस का, लेकिन इससे पहले भी जो लोग तनकीद करते रहे महंगाई पे, मैं देखता रहा हूँ, कोई फाइनेंस मिनिस्टर को मुर्द इल्जाम ठहराता है, कोई स्टेट बैंक को कहता है कि आपकी अफराते ज़र आपकी जो डिस्काउंट रेट है इतना ज़्यादा है, कोई वजीर आजम को, मतलब यू आर द फर्स्ट वन जो कि डायरेक्टली सिर्फ टारगेट करें, सिंगल आउट करें एहसन इकबाल को कि ये महंगाई के जिम्मेदार है। शहजाद साहब, जो आपके सामने डॉक्यूमेंट पड़ा है वो आप क्यों नहीं अवाम को दिखा रहे? आप दिखाएं ना। अगर किसी और ने अपनी रिसर्च नहीं से दुरुस्त की तो उसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो आपको बता रहा हूं कि ये पिछले 16 माह से बराजमान है इस चीज के ऊपर कि प्राइस कंट्रोल इनकी जिम्मेदारी थी, और बेशुमार मीटिंग्स है, उसकी मिनट्स हैं, प्रेस रिलीजेस हैं, अखबारों में बात छपी है, और उसमें आप कह रहे हैं कि जी आप उनसे पूछ के कोई नहीं कर सकते। दानियल साहब, ये लिंक्ड तो है ना, इंटरनेशनल प्राइसेस से लिंक्ड है, आपकी करेंसी से लिंक्ड है। मतलब ये तो नहीं हो सकता ना कि पाकिस्तान में हर कमोडिटी की प्राइस कम हो रही हो, लेकिन पाकिस्तान की डीवैल्यूएशन भी हो रही हो साथ में, और जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस है उनमें भी इजाफा हो रहा हो। आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते रहे, आप बिजली की कीमत बढ़ाते रहे, आप गैस की कीमत बढ़ाते रहे, लेकिन आप कहें कि नहीं एलपीजी सस्ता हो जाए, टमाटर सस्ता हो जाए, गाजर सस्ता हो जाए, तो नहीं हो सकता ना। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर आपको इतनी शऊर है इस बात का, तो ये जो माशाल्लाह पाकिस्तान के इस अहम नौयत के मकसद के लिए जो तैनात किए गए थे नून लीग की तरफ से, वो ये बातें कहाँ लिखी हैं उन्होंने प्रेस रिलीजेस में या मिनट्स में, कहाँ पर हैं? हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है कि इस कमेटी को एडमिनिस्ट्रेटिवली इंतजामी तौर पे तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो प्राइसेस को कंट्रोल करे ना। नहीं, ठहरे एक मिनट। पाकिस्तान के वजूद के बनने के बाद 1947 से लेकर आज तक रिकॉर्ड महंगाई हुई है, 40-42% CPI कभी पाकिस्तान ने देखी नहीं है। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि उस वक्त जो बातें आप कर रहे हैं, जो शऊर की बातें हैं, ये बात उसमें कहां है? प्रेजेंटेशंस में और मीटिंग्स में और मिनट्स में और इकदामात में। लेकिन तो टोटल फेलियर, यही तो मैं कह रहा हूं, इनकॉम्पिटेंस है। दानियल साहब, इस वक्त इलेक्शन से पहले आपकी ये तमाम बातें करना, आपने एहसन इकबाल साहब के हवाले से कहा, आपने कहा मरियम औरंगजेब की जो परफॉर्मेंस है उसकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ है, क्या पार्टी छोड़ने का फैसला कर दिया आपने? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि जो पार्टी ने जो कुछ आइंदा हमने माजी में गलतियां की है वो हम दोबारा ना करें। मैं तो ये कह रहा हूं।
सही। और अगर सच बोलना ही जो है, अगर सच बोलना ही वो जवाब बन रहा है इन चीज़ों का, तो फिर मेरा मतलब है अगर आप किसी दोस्त को या किसी साथी को या किसी की खैर खाई चाहते हैं तो उनको आप आगाह कर रहे हैं कि जी ये आपका नुकसान हो रहा है, और उल्टा जो है आपके लिए ये मसला बनता जा रहा है, तो फिर उनकी खैर खाई कैसे होगी? तो क्योंकि मरियम औरंगजेब के हवाले से भी आपने बात किया, मुझे जहां तक याद है 2014, 15, 16 में जो वजीर आजम हाउस में मॉनिटरिंग सेल था आपका, मीडिया मॉनिटरिंग सेल या मीडिया सेल जो था, जिसमें मरियम नवाज साहब उसको हेड करती थी, यू वर ऑल कुलीग्स, आप सारे टीम मेंबर थे, आप, तलाल चौधरी, मोहम्मद जुबैर, मरियम औरंगजेब, आप सारे साथ काम करते थे, पार्टी का नैरेटिव साथ देते थे। आज आप कह रहे हैं कि मरियम औरंगजेब ने बड़ा नुकसान पहुंचा दिया पार्टी को। जी बिल्कुल, हम कोलीग्स थे और उस वक्त हमने बहुत काम किया था, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, उसकी कुर्बानियां भी मैंने दी, लेकिन ये हादसात की पैदावार थी। परवेज़ रशीद साहब को निकाल दिया गया वो डॉन लीग्स की वजह से, तो आर्जी तौर पर ये स्टेट मिनिस्टर बनी थी, और उसमें जो इवन वो जो हमारी मीटिंग्स वगैरह थी और जो टीवी टॉक शोज वगैरह थे, आप उस वक्त का भी रिकॉर्ड निकाल के सबसे कम तो ये जाती थी। तो ये तो एक स्टॉप गैप मेजर था, और इसमें जो प्रॉब्लम ये हुई है, मैं छोड़े उन बातों को भी, प्रॉब्लम ये हुई है कि पाकिस्तान में नून लीग का बयानिया आवाम तक पहुंच नहीं सका पीटीआई के बारे में, और कल को ये इलेक्शन में जाके ये हमारे लिए मसला बनना है। अच्छा, अब कल एहसन इकबाल साहब बार बार ये कह रहे थे कि देखिए पार्टी का फैसला है कि किसी टर्न कोड को टिकट नहीं देंगे, तो क्या इसका मतलब ये है कि राजा रियाज साहब जो हैं, जो अभी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी थे, पीटीआई से आए, उनको भी टिकट नहीं देगी आपकी पार्टी? इसके अलावा तलाल चौधरी साहब के हल्के में सुना इस वक्त बड़ा जबरदस्त कॉन्टेस्ट है कि क्या तलाल साहब जिन्होंने कुर्बानी दी आपकी तरह, वो भी डिस्क्वालीफाई हुए, क्या उनको टिकट दिया जाएगा या शेर वसीर को टिकट दिया जाएगा? क्या पार्टी के लॉयल जो साथ खड़े उन्हीं को टिकट दिया जाएगा या इंटर्न कोर्ट्स को भी दिया जाएगा? ये राना सनाउल्लाह साहब फैसलाबाद के हैं जी, उनसे पूछें आप, या राना एहसन इकबाल साहब से पूछें। मेरे साथ अगर आपने बात करनी है वो महंगाई की करें, महंगाई के खिलाफ हमने जिहाद करना है, अब तो पाकिस्तान बचना है। पाकिस्तान की अवाम शिकस्त व रेख्त हो गई है, और अगर इसमें किसी के पास हल नहीं है तो फिर यहाँ उनकी कारकर्दगी नाकस है, तो फिर उनको चाहिए कि किसी और को मौका दे कि पाकिस्तान बच जाए। इफ यू वांट टू बी फेयर, अगर आप वाकई महंगाई को समझते हैं कि यही आपका इस वक्त मुद्दा है, तो आप समझते हैं एहसन इकबाल साहब सिर्फ जिम्मेदार हैं, इसहाक डार साहब की वजारत वो खुद जिम्मेदार नहीं है, शहबाज शरीफ साहब जिम्मेदार नहीं है बिल्कुल भी? मैं समझता हूं कि उस जिसकी जो जिम्मेदारी है उसकी तरफ तो मैं आऊंगा, लेकिन पहले ये तो बताएं ना कि ये क्या कर रहे थे। इन्होंने तो साफ जवाब दे दिया कि मेरा ताल्लुक ही कोई नहीं था। अगर आप महंगाई की जिम्मेदारी सिर्फ एहसन इकबाल पर डालेंगे तो ऐसा लगेगा कि जिले की सियासत है जिसकी वजह से आप उनको टारगेट कर रहे हैं। अगर आप वाकई समझते हैं कि महंगाई क्योंकि इशू तो है अवाम का, लेकिन आप समझते हैं कि आपकी पार्टी जिम्मेदार थी, तो फिर आपको एड्रेस करना पड़ेगा ना कि शहबाज शरीफ साहब की क्या गलतियां थी, इसहाक डार साहब की वजारत की क्या इसमें गलतियां थी, वो सब पे आइडेंटिफाई करें ना, एक बंदे को सिंगल तो ना करें ना। फिर आप इसको जिले के हवाले से रंगना चाह रहे हैं शहजाद साहब, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि आपके सामने मैं समझा रहा हूँ आपको, आपके सामने जो प्रेस रिलीज पड़ी हुई है, जो आपने शायद देखी हो या नहीं, जी। ये काइंडली अपने अवाम को दिखाएं ना जी, इसमें क्या लिखा हुआ है, क्यों नहीं बताते आप? वो बात क्यों नहीं करते? आप जिला कर रहे हैं, नहीं तो आप क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं विद चीफ सेक्रेटरीज ऑफ आप क्यों नहीं बताते? आप क्यों नहीं बताते कि एहसन इकबाल साहब चेयरपर्सन थे और सारे सूबे इनके ताबे थे, और मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज, प्राइस कंट्रोल कमीशन, आप ये ना कहें, बताते नहीं, तो ऑब्वियसली लिखा हुआ है, ये तो एक नहीं कई उन्होंने अवाम को तो नहीं पता ना, जो मीटिंग्स हैं वो की हैं, और 2022 आप तो जिले की बात कर रहे हैं, आप शौकत नोटिस की बात करें, आप महंगाई की बात करें। 2022 अगस्त से प्लानिंग मिनिस्ट्री को ये जिम्मेदारी दी गई थी और एहसन इकबाल साहब के पास आई थी। उससे पहले ये जो कमेटी थी, प्राइस मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल कमेटी, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में होती थी। जब इसहाक डार साहब थे फाइनेंस मिनिस्टर 2016-17 में, उस वो डील कर रहे थे, फिर शौकत तरीन साहब डील कर रहे थे। ये सारी इंफॉर्मेशन तो पब्लिक ही है, इसमें कोई छुपी हुई बात तो नहीं है। तो जब फाइनेंस से प्लानिंग कमीशन में एहसन इकबाल के ज़ेरे निगरानी आई, तो उसके बाद महंगाई को क्या हुआ? छत में से निकल गई ना, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं। सही, तो चले आप उस तरफ आ नहीं रहे, आप उस तरफ आने के लिए तैयार नहीं। मेरे ख्याल से उस पर हमने काफी बात कर ली, लेकिन ऐसे आप कह रहे हैं आपको शो कॉज नोटिस नहीं मिला, काफी है दानियल साहब, शो कॉज नोटिस आप कह रहे नहीं मिला, लेकिन मैंने आपको बता दिया, राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट भी सुना दिया। वो कह रहे 7 दिन के अंदर जवाब दें, इज्तनाब करें इन बयानात से और अपने रवैये को दुरुस्त करें। जवाब देंगे या नहीं देंगे शो कॉज नोटिस, जब भी आपको मौसूल हो जाएगा? शहजाद साहब, जो मैंने बयान दिया, मैंने नोटिस दिया एहसन इकबाल साहब को कि आपका पार्टी नोटिस ले ना ले, अवाम लेगी। अभी बात हो रही है अवाम के नोटिस की, उस तरफ आए, अवाम किस हाल में है वो बहस करें। ये पार्टी के अंदर सेल्फियां मेल्फियां, ये जो जितने भी ये ग्रुप बने, इन चीजों को छोड़ें, ये मुझे इंटरेस्ट नहीं करती हैं। तो एहसन इकबाल साहब को आपके ख्याल में अभी ये जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए? मेरा ख्याल में इसका कड़ा एहतसाब होना चाहिए।
ये सवाल होना चाहिए कि क्यों महंगाई गई। अगर वो फर्ज करें वो कहते हैं कि जी मेरे तो बस में भी कुछ नहीं था, तो फिर ये क्यों ये मीटिंग ले रहे थे? ये गंगलू से मिट्टी झाड़ रहे थे, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कर रहे थे। और कौन करे कड़ा एहतसाब? ये तो अवाम करेगी। अवाम करे, आपकी पार्टी भी करे फैसला? जी पार्टी करेगी नहीं करेगी ये मुझे नहीं पता। ये जितने भी अपना बिला मुकाबला वाले हैं ना, इनका एहतसाब होना मुश्किल है। पार्टी चाहे मतलब अवाम का जो मर्जी हाल हो जाए। सर बिला मुकाबला तो माजरत के साथ शहबाज शरीफ साहब भी हैं, जून 2023 के इलेक्शन में मरियम नवाज साहिबा भी हैं, ये सारे बिला मुकाबला ही हैं। जी जिनका आपने नाम लिया मैं रहा हूँ। जी शहबाज शरीफ साहब है, मरियम नवाज है, एहसन इकबाल साहब है, अताउल्लाह तारक साहब है, इसहाक डार साहब है, मरियम औरंगजेब साहब है, सारी बिला मुकाबला है। इनकी जी मैं अब बात कर रहा हूँ जो आपने पहले नाम लिया है, जिनका जो मरियम औरंगजेब और एहसन इकबाल साहब। जी वही गुफ्तगू हो रही थी हमारी, तो आप मेरे मुंह में लफ्ज डालने की कोशिश ना करें। महंगाई की तरफ आप आना नहीं चाह रहे। सही, ठीक है, चले बहुत बहुत शुक्रिया। दानियाल अजीज हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे अभी तक शो कॉज नोटिस नहीं मिला है, जब मिलेगा तो जवाब दूंगा। इस हवाले से उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि क्या उनको PMLN का टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि नून लीग मैंने नहीं छोड़ी है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, शो से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।